हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहाँ पर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को। देखते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर क्या टॉपिक यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक यही होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आखिर होता क्या है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी पॉइंट चार्ज का। कहने का मतलब कि किसी, अगर हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हॉलो कंडक्टिंग सेल, कि एक सेल लेंगे और अंदर से बढ़िया से उसको खोखला करेंगे, और उसकी वजह से हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि आखिर हॉलो कंडक्टिंग सेल के कहानियों में इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्या महत्व है, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से, कि आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक फर्स्ट से, जहां पर हम लोग देखेंगे कि आखिर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहां पर देखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा सरफेस अगर हम उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जाएं तो पोटेंशियल अगर सेम निकल जाए तो समझ जाना इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो। कहने का मतलब कि हमारे पास अगर कोई सरफेस गिवन है और उस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आ रहा, कहने का मतलब मान लो कि हमने दो पॉइंट माने किसी सरफेस पर, एक पॉइंट हमने ए माना, एक पॉइंट हमने बी माना, और ए पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, और बी पॉइंट पे भी जो हमारा पोटेंशियल है अगर वो 10 वोल्ट ही आएगा, तो इसका मतलब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम से हम लोग समझेंगे चीजों को। ठीक है, डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं हम लोग और देखते हैं कि आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा चलो एक सरफेस बनाते हैं। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सरफेस गिवन है, हमारे पास कोई एक बहुत ही बढ़िया सी सरफेस गिवन है इस तरीके से। ठीक है, ठीक, हमने एक बहुत अच्छे तरीके से सरफेस बनाया, या बोल सकते हो स्क्वायर शेप्ड सरफेस है ये। ठीक है, स्क्वायर के शेप में हमने एक सरफेस बनाया। फिर हमने कहा कि मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा तिरछा बन गया क्या भाई? हाँ, हमने कहा कि हम क्या करते हैं, हमने कहा कि हम एक काम करते हैं कि जो हमने सरफेस बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो हमने एक सरफेस बोल सकते हो बनाया है, ठीक है, ये हट जाता तो सही रहता, चलो देखते हैं इसी पे। हाँ, तो हमने कहा कि जब हम एक सरफेस बना लिए अच्छे से, ठीक है, इस तरीके से बना लेते हैं ऐसे, ठीक, ये तो हमने कहा हमने एक सरफेस बनाया हुआ है, थोड़ा तिरछा बिरछा है ठीक है, दिखने में सरफेस देखें भाई, सरफेस कैसा है, तिरछा है लेकिन ठीक, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा कि हमने जो ये सरफेस बना रखा है, ठीक है, हमने कहा इस सरफेस पर हम दो पॉइंट एज्यूम करते हैं। एक पॉइंट हमने कहा चलो भाई ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। फिर हमने कहा चलो एक पॉइंट हम ये एज्यूम करते हैं, ठीक। फिर हमने कहा कि अगर ए पॉइंट पे जाओ और ए पॉइंट पे देखो कितनी पोटेंशियल बन रही, तो हमने कहा चलो जाते हैं। तो यहां पर जब हम पोटेंशियल पता किए उसको हमने नाम दे दिया VA, यानी पोटेंशियल एट ए। फिर हमने कहा एक काम करो बी पॉइंट पे आओ, तो बी पॉइंट के पोटेंशियल को हमने नाम दिया VB। अब यहां पर इसका ये कहना है कि मान लो जो पोटेंशियल ए पर है, ठीक है, और जो पोटेंशियल बी पर है, दोनों की वैल्यू पता करो, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसका कहने का मतलब यह है जब पता किया गया तो पता ये चला कि जो पोटेंशियल VA पर था वही पोटेंशियल VB पर भी था। और ऐसे ही जितने भी पॉइंट बन सकते हैं इस सरफेस पर, हर एक पॉइंट पे जब हम गए तो हमने ये पाया कि पोटेंशियल सेम था। कहने का मतलब एक ऐसा सरफेस जिस पर किसी भी पॉइंट पे जाओ तो पोटेंशियल सेम आए, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये कैसा सरफेस है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अगर कोई पूछे ये कैसा सरफेस है तो क्या कहोगे, इसे बोलोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। The potential is same at every point on the surface, इक्विपोटेंशियल। ठीक है, कैसा सरफेस है ये सरफेस है इक्विपोटेंशियल।
अब इसके ऊपर हम लोग कुछ और बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से क्या होगा। खैर यहां पर थोड़ा फॉर्मूला वगैरह देखते हैं। सुनो, इन्होंने कहा कि पोटेंशियल हर जगह सेम है। ठीक है, अब सुनो, मान लो हमने यहां पर इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा। ठीक है, हमने कहा कि यहां पर हमें क्यू चार्ज रखे हैं। फिर हमने कहा कि हम इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने किसी अपने स्टूडेंट रमेश या कालू किसी को बुलाया और कहा भाई कालू देखो भाई काम करो, इस जो ये चार्ज है क्यू, इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाना है। कहने का मतलब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इस चार्ज को हमें ले जाना है। तो हमने कहा चलो इस चार्ज को ले चलते हैं। तो हमने कहा इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में, ठीक है, हमने कहा कि जो चार्ज है, अगर कोई चार्ज है जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में रखा है, तो उसे जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो कुछ वर्क डन तो लगेगा। भाई वर्क का फॉर्मूला पढ़ के आए हो कि नहीं? ऐसे ही आ गया भाई कि कोई वर्क क्या है कि किसी चीज को या किसी वस्तु या फिर मान लो चार्ज ही है, उसको एक पॉइंट से दूसरी जगह जब डिस्प्लेस करोगे, एक पॉइंट से दूसरी जगह किसी भी ऑब्जेक्ट या चार्ज को डिस्प्लेस करोगे तो कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। अब मैं यहां से ऐसे चला तो क्या बिना वर्क के चला? कैमरे में ना घुस जा। हाँ, तो हमने कहा कि भाई कुछ वर्क लगता है, तो इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कुछ वर्क लगा होगा। ठीक है, मान लो यहां तुम खड़े हो ऐसे बढ़िया से कचार कचार, और तुम ही इस चार्ज को यहां से यहां पे लेके गए हो। ठीक है, कालू जो है, तो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चार्ज को ले जाओगे तो कुछ वर्क डन लगेगा। तो उस वर्क डन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था? दिख रहा है सब? हाँ, वर्क डन का मैंने फॉर्मूला बताया था कि किसी भी चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो वहां पर कितना वर्क डन लगता है? वहां पर वर्क डन लगता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। कितना वर्क डन लगता है भाई? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, कि कितना चार्ज प्रेजेंट है और कितना पोटेंशियल वहां पर अप्लाई हो रहा है। तो चार्ज तो यहां पे कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू लिखे थोड़ा बढ़िया लगने के लिए, फॉर्मूला में यही रहता है। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। अब यहां पे हमने कहा कि जो पोटेंशियल ए पर है वही पोटेंशियल बी पर है। इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब शून्य बोल सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल कुछ नहीं है यहां पर। यहां पर इसका कहने का मतलब क्या है कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो कांस्टेंट बोल सकते हो या जीरो भी बोल सकते हो। चेंज इन पोटेंशियल क्या है भाई? चेंज इन पोटेंशियल टोटली कांस्टेंट है। अब अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गया, शून्य हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। भाई ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट यहां पे निकल का आई कि इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। भाई जो यहां पर वर्क डन होगा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी पॉइंट पे जाओगे सेम पोटेंशियल पाओगे। शायरी बन गई। इसका मतलब कि जो वर्क डन होगा वो भी तो जीरो हो जाएगा। अरे भाई पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिए। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो चार्ज इनटू पोटेंशियल करोगे तो वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, और चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या बनता है? वर्क डन बनता है। इसका मतलब जो टोटल वर्क डन होगा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वो कितना हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोल सकते हो, यहां से एक नोट पॉइंट आता है कि वर्क डन, ध्यान से, वर्क डन फॉर एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो नेट वर्क डन आता है, जो वर्क डन आता है वो हमेशा जीरो आता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हटा के मैं लिख देता हूं, नोट करो इसको इतना, तो हम लोग इस पॉइंट को नोट करके लिख देते हैं। ठीक है, लिख लो भाई। इसके बाद हम लोग आगे की कहानी देखते हैं। इसको हम लोग लिख दें, हटा जाए। चलो, तो यहां पर नोट पॉइंट पे यहां पे एक और चीज लिख लो, इसको तो मैं बताऊंगा, यहां पे लिख लो। यहां पे क्या नोट पॉइंट लिखोगे? पॉइंट ये लिख लो, नोट पॉइंट, ये याद कर लेना ये पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर नोट पॉइंट हमको ये मिलता है, क्या मिलता है? ये मिलता है कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन फॉर एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान से भाई, ठीक है, लिखो लिखो लिखो, एक बार सोचो कैसे लिखोगे। ठीक है, वर्क डन, या फिर ऐसे लिख लो, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। ठीक है,
जब हम चार्ज को मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, वर्क डन, टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, इसको थोड़ा सीधा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। क्या लिखोगे, यहां लिखो वर्क, ठीक है, यहां लिखोगे वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, कि भाई जब हम किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, किसी चार्ज को जब हम मूव कराते हैं तो वहां पर जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर ऐसे लिख लो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, किसी कोई भी पॉइंट से भी मूव कराओ, मैं तो ए और बी एज्यूम किया यहां पे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। यहां पर हम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, मूविंग अ चार्ज लिखो यहां पर, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विल बी जीरो, ठीक है, विल बी जीरो। अब इसको देसी भाषा में समझना बहुत ही सिंपल तरीके से, कि किसी भी चार्ज को अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराएंगे, किसी भी चार्ज को अगर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, चार्ज अपने आप खुदकेगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसे खड़ा रहूं और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं खड़ा हो गया तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बिना वर्क के मैं चलता चलूंगा और चलते चलते फिसल जाओगे, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस डेंजर है। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि ए से बी पॉइंट तक हम जब ले गए हैं तो वहां पर जो हमारा वर्क हुआ वो जीरो हुआ। हटाऊं, देखो डायग्राम में हम लोग एक बार और देख लेते हैं, ये है, हाँ, तो यहां पर हम एक चीज सीख सकते हैं। अच्छा भाई, हाँ, इस पे कहां चले गए, हाँ ये वाला था हमारा। यहां हमने क्या पढ़ा कि हमने ये देखा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में जब हम गए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में कोई सा भी वर्क डन नहीं लगता है, जीरो लगता है। इसको अपने कोपचे में भरो, नोट पॉइंट लिख भाई। इसके बाद देखते हैं आगे की कहानी। कैमरे में जूमिंग हो गई, चलो। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं और अब हम लोग देखेंगे किसी भी पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है। किसी भी पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, नोट करो भाई से। तो हम लोग वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं वहां पर क्या ही कहानियां बनती हैं, ठीक है। चलो हटाया जाए, हटाया जा रहा है, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई। मिट गया क्या, चलो हटाया जाए, चलो। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, और हमारा जो अगला पॉइंट है हमें ये देखना है, यहां पर साफो साफ लिखा है कि फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो स्फेरिकल बनता है। कैसे बनता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा चलो एक हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा चार्ज है और उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है प्लस क्यू, ठीक है। जो हमारे पास यहां पर चार्ज गिवन है उसको हमने नाम दे रखा है प्लस क्यू, और ये चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है। एक चीज याद रखो, पॉइंट चार्ज और जो जनरल चार्जेस होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। पॉइंट चार्ज मतलब छोटू सा, जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, नहीं बच्चे जो पढ़ते हैं छोटू सा चार्ज, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और वैसा चार्ज का जनरल चार्ज है, आम जनता, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज हो, ठीक है। तो हमने कहा कि पॉइंट चार्ज हमने ले रखा है। फिर हमने कहा मान लो, हमने कहा कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो स्फेरिकल बनता है। तो जो पहला हमने कहा, देखो यार, पहला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सही बना है कि नहीं, हाँ, जुम जुम जुम। इसको मैं पहले सेंटर पे रख दूं, ठीक है। जो हमारा चार्ज है देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो हमने कहा कि इस चार्ज को थोड़ा सा यहां पे रख लो, तो हमने कहा रख दिया, तो सेंटर पे था। अब सुनो, इसको मैं डिफाइन करूंगा, देखो कैसे। मान लो ये जो पॉइंट चार्ज है इसने स्फेरिकल सरफेस बनाया, तो इस स्फेरिकल सरफेस का कुछ रेडियस भी तो होगा। अरे कहां गया, हट जा भाई। हाँ भाई, ये जो हमने स्फेरिकल सरफेस बनाया है, ठीक है, ये जो हमने स्फेरिकल सरफेस बना रखा है इसका कुछ रेडियस भी तो होगा। अब सुनो, हमने कहा कि मान लो, ठीक है, ये रेडियस है। हमने कहा कि भाई तुम यहां पर आके खड़े हो गए, ठीक है, तुमने एक चार्ज ले रखा है,
ठीक है, और उस चार्ज को तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना चाहते हो। देखो देखो सुनाई दे रहा है कि नहीं आवाज? हेलो हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, तो हमने कहा कि यहां मान लो कोई ए पॉइंट है, यहां बी पॉइंट है, तो हमने कहा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तुम इस चार्ज को ले जाना चाहते हो, यहां से यहां लाना चाहते हो, तुम हो ये, ठीक है, तुम हो। तो इस चार्ज को तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाना चाहते हो, ठीक है, तो ये रेडियल डिस्टेंस पे खड़ा है, फिर ऐसे मूव करेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जो भी पॉइंट चार्ज होता है, अगर पॉइंट चार्ज कहीं रख दो तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा, ठीक है। तो ऐसे एक सरफेस नहीं बनता, ऐसे कई सारे सरफेस बनते चले जाते हैं कि तो इस तरीके से हमारे स्फेरिकल सरफेस बनते हुए चले जाते हैं। ये तो भाई छोटा बन गया, चलो ऐसे लाओ, इसे तो नहीं, हटाओ इसे, फिर से बनाते हैं हम लोग। एक स्फेरिकल सरफेस बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं, अगर नहीं बना तो मुझे माफ करना। हाँ देखो कचाक, देख रहे हो, देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, इस तरीके से, थोड़ा इधर उधर बन गया है, हाँ अब सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सरफेस बनते हुए चले जाते हैं, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। तो हमने कहा किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, कैसा बनता है? वो स्फेरिकल बनता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा Q है वो क्या है? Q है हमारा पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस बात को गांठ बांध लो कि कोई भी अगर पॉइंट चार्ज रखा है तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से, ध्यान से, उस पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, जो सरफेस बनेगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, वो कैसा बनेगा? वो बनेगा स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल शेप में बनेगा, ये हमेशा याद रखना। उसका शेप हमेशा कैसा रहेगा? अरे यार चल ठीक है, तो इस तरीके से स्फेरिकल शेप बनेगा, नोट करो इसे। हम लोग आगे की कहानी देखते हैं और हम लोग देखेंगे कि देखो भाई, हम लोग एक प्लेन सोर्स लेंगे, ठीक है, और प्लेन सोर्स को देखेंगे एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे यहां पर हमने स्फेरिकल सेल को देखा है एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैसे हम लोग एक प्लेन सोर्स लेंगे और प्लेन सोर्स को हम लोग एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह देखेंगे। अच्छा, एक चीज यहां पे और नोट करो कि ये स्फेरिकल सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, अरे मिट गया, एक अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन जीरो, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो यहां पर भी वो चीज अप्लाई होगी। अगर हम Q चार्ज को A से B तक लाएंगे तो स्फेरिकल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर भी अगर हम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे ले जाएंगे तो A से B तक ले जाने में चार्ज को कोई वर्क डन नहीं लगेगा। यानी यहां पर भी जो हमारा वर्क डन होगा वो जीरो होगा जब हम Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाएंगे। जब हम Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाएंगे तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल सेल इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क करेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज जो भी अपने अराउंड सरफेस बनाता है इक्विपोटेंशियल वाला, वो स्फेरिकल होता है। तो ये अब हम लोग देखेंगे प्लेन सरफेस को एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो भाई इसको नोट करो। अब हम लोग आगे देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को, ठीक है, जो कि प्लेन सरफेस इस बार हम लोग लेंगे प्लेन सरफेस और उसको एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे, ठीक है। यहीं पर देख लेते, जगह ही नहीं, हटाएं, चलो हटाया जा रहा है, जगह कहीं नहीं मिलेगी। आओ भाई यहां पे देखते हैं, ठीक है, यह है क्या? नहीं, हॉलो कंडक्टिंग है वो, यहां पे आ जाओ, आ जाओ यहाँ, ठीक है। चलो देखो देखो, अब हम लोग लेंगे एक प्लेन सोर्स, ठीक है। क्या लेंगे भाई? प्लेन सोर्स, ठीक है। चलो बनाओ प्लेन सोर्स, तो अच्छा ऐसे बनाओ प्लेन सोर्स, अरे इसे हटाओ, फिर से बनाते हैं, ठीक है। हम लोग एक प्लेन सोर्स बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से हम एक प्लेन सोर्स बना रहे हैं कि चलो भाई एक बढ़िया सी सुंदर सी प्लेन सोर्स बनाई जाए, ठीक है। चलो इस तरीके से हम लोग एक प्लेन सोर्स बनाएंगे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमने कहा चलो भाई प्लेन सोर्स बनाओ बढ़िया से। तो इस तरीके से ये हमारा पहला प्लेन सोर्स बन करके तैयार हो रहा है। ये हम लोग का है पहला प्लेन सोर्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला प्लेन सोर्स। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा कि हम लोग यहां पर आएंगे और फिर से एक यहां पर प्लेन सोर्स हम लोग
बनाएंगे। तो हमने कहा चलो भाई बनाते हैं हम लोग अपना प्लेन सोर्स, कोई दिक्कत? ये हमारा पहला नहीं है, दूसरा प्लेन सोर्स है, ठीक है, ये हम लोग का दूसरा वाला प्लेन सोर्स है, ठीक है। देखो यहां कहानी बनेगी सोर्स को बनाने के बाद। देखो होगा क्या यहां पता है, यहां पर होगा ये, यहां पर होगा ये कि जैसे ही हम लोग, ठीक है, देखो हमने कहा कि जब हम प्लेन सोर्स बनाए, हमने कहा मान लो कोई चार्ज वगैरह है। अब अगर चार्ज हमने रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, या फिर ऐसा समझ लो प्लेन सोर्स बनाने के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोड़ दी, ठीक है। हमने जो है प्लेन सोर्स बनाने के बाद बहुत ही बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को छोड़ दिया यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाया है कि चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वगैरह बनाते हैं और देखते हैं आखिर क्या कहानी बन सकती है यहां पर, ठीक है। देखो तो हमने कहा कि ये हमारी है प्लेन सोर्स, ठीक है, और ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स वो छोटा बड़ा बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा है प्लेन सोर्स। देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारा प्लेन सोर्स है वो क्या है, वो एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम कर रहा है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सब ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये प्लेन सरफेस वर्क कर रहा है एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान से, अगर ये प्लेन सोर्स वर्क कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, ठीक है, अगर ये प्लेन सोर्स एक्ट कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, गड़बड़ लिखा है क्या जी, इसको थोड़ा सही कर लिया जाए। हाँ, तो हमने कहा कि ये जो प्लेन सोर्स है ये कैसे वर्क कर रहा है, ये प्लेन सोर्स वर्क कर रहा है किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा लिखा गया था जी, इसको सीधा कर लेते हैं। तो वहां पर क्या कहानी बनेगी वही हमको देखना, दिख रहा है, दिख रहा, हाँ। तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या पढ़ा था भाई, अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहां पर चार्ज को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे ले जाओ, वर्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क जीरो रहेगा। यानी आलसी आदमी भी सफल हो जाए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाओ, करना चाहे ना चाहे काम वो कर जाएगा बिना काम किए, समझ रहे हो, मतलब वर्क डन जीरो लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आलसी बच्चे सोच रहे हैं कि यार ऐसा मिल जाता कोई सरफेस, ढूंढते रहो मिलेगा किसी दिन, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि चलो हमने एक पॉइंट बनाया ए, ठीक है, एक पॉइंट बनाया बी। तो हमने कहा कि अगर हम किसी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाएं, प्लस क्यू है मान लो, माइनस क्यू मान लो, ठीक, माइनस मत मानो प्लस मान लो। हमने कहा कि अगर हम इस प्लेन सरफेस पर किसी एक चार्ज को किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं, और हमने ऐसा कर भी दिया कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चार्ज को ले गए, तो यहां पर वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्लेन सोर्स एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क कर रहा है। दोनों ही प्लेन सोर्स है, दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब कहो दोनों तरफ लिखूं, तो यहां पर यह होगा कि जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चार्ज को ले गए तो वहां पर वर्क डन जीरो। क्यों भैया? क्योंकि पोटेंशियल यहां पर भी V होगा, यहां पर भी V ही होगा, यहां पर भी पोटेंशियल V, यहां पर भी पोटेंशियल V, और वर्क का फॉर्मूला अभी मैंने बताया Q इंटू डेल्टा V, और यहां पर चेंज इन पोटेंशियल जीरो या कांस्टेंट, तो वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आ गया जीरो। यानी प्लेन सोर्स पर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाओगे तो वहां पर वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिना काम किए, बिना चार्ज को छुए चार्ज एक पॉइंट से बी पॉइंट पर चला जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कालू बगल में आया, हमने कहा इसको बिना चलाए चला देंगे, तो वही है जैसे साधु बाबा आते हैं ना, कुछ बिना चलाए चला देंगे, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस साधु बाबा है, ठीक है। तो बिना चलाए किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके चला जाता है, जिसे कहते हैं अंगूठी पहन लो सब हो जाएगा, वैसे ये है। लेकिन ऐसा होता नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, जिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है ऐसा सरफेस, फिजिक्स में पढ़ लो, ठीक है। तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम चार्ज को ले जा रहे हैं, तो वहां पर वर्क डन नहीं करना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए, ठीक है। तो ये रही बात भाई प्लेन सोर्स की। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट जो हमने कहा था लास्ट में पढ़ेंगे, हॉलो कंडक्टिंग सेल। यानी एक सेल लेंगे जो अंदर से पूरी तरीके से खोखली रहेगी, कंडक्टिंग रहेगी। कंडक्टिंग का मतलब कि अपने अंदर करंट पास करने देगी। वो जो प्लेन सोर्स होगी वो अपने अंदर करंट को पास करने देगी। रिकॉर्डिंग ऑन तो है,
पता चला सारी मेहनत खराब हो जाए। हाँ हाँ, तो हमने कहा एक हॉलो लेंगे, खोखली और कंडक्टिंग सेल जो करंट को पास करा दे ऐसी सेल लेंगे। हाँ, खोखली जैसे तबला होता है, तबला देखो, तबले जैसा सेल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हॉलो कंडक्टिंग सेल। इसको नोट करो। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जहां पर हम लोग अपने हॉलो कंडक्टिंग सेल के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे भाई? यहां पर हम बात करेंगे हॉलो कंडक्टिंग सेल। ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग सेल। ठीक है, चलो भाई शुरू करा जाए अपने कॉन्सेप्ट को। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई। 1 2 3 4 पॉज करो और नोट करो। देखते हैं हॉलो कंडक्टिंग सेल की कहानी। ठीक है, देखते हैं आखिर वहां पर क्या कहानी बन सकती है। चलो हटाया जाए, हटाया जा रहा है। चलो आ जाओ भाई, हॉलो कंडक्टिंग सेल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा ये मैंने बता दिया कि ये प्लेन सोर्स का, नोट कर लो इसे। हाँ, जो अभी मैंने बताया प्लेन सोर्स के लिए वो डायग्राम नोट कर लो। ये मतलब ये डायग्राम मैंने दिखा दिया, ये है उसका डिफिनेशन। क्या लिखा है कि फॉर अ प्लेन सोर्स विच विल एक्ट एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर मूविंग अ चार्ज ऑन दैट प्लेन सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, नो वर्क डन इज नीडेड। कहने का इसका मतलब वही है जो मैंने बताया कि जब भी हम प्लेन सोर्स पर, ठीक है, प्लेन सोर्स हमारा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क करता है। कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जब हम प्लेन सोर्स पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव कराते हैं तो वहां पर कोई भी वर्क डन नीड नहीं है, वहां पर किसी वर्क की आवश्यकता या फिर नीड नहीं है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे। ये है, लिख लो इसको, जो अभी मैंने डायग्राम दिखा। हटाया जाए, चलो हटा दे, हटा दे, हटा दे। चलो भाई, तो हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के लिए। कंडक्टिंग सेल के लिए लिखा नहीं है का जी? हाँ लिखा है। चलो आ जाते हैं अपने एडवांस कॉन्सेप्ट के लिए। हम लोग एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जहां पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी हॉलो कंडक्टिंग सेल के लिए जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है उस कंडक्टिंग सेल के अंदर वही पोटेंशियल होता है उस हॉलो कंडक्टिंग सेल के सरफेस पर। ठीक है, आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड नहीं, ऐसे लिख सकते हो कि फॉर अ हॉलो कंडक्टिंग सेल पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट द सरफेस, या फिर आउटसाइड भी बोल सकते हो, या फिर एट लिख लो, ज्यादा अच्छा है, आउटसाइड की जगह एट द सरफेस। चलो देखते हैं इसे हम लोग सबसे पहले एक हॉलो कंडक्टिंग सेल बनाएंगे। अभी मैंने बताया जैसे तबला अंदर से खोखला होता है वैसे हॉलो कंडक्टिंग सेल भी अंदर से खोखला होता है, लेकिन अगर उसमें करंट पास करा दोगे तो पक्का करंट को वो पास कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके के सेल को हम लोग बोलते हैं हॉलो कंडक्टिंग सेल। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं हॉलो कंडक्टिंग सेल कि आखिर ये कैसे यहां पर बनेगा। तो हमने बनाया हॉलो कंडक्टिंग सेल। तो हॉलो कंडक्टिंग सेल हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके से दिखेगा कि अंदर से खोखला है और अगर करंट पास कराया तो अपने अंदर पास कर जाएगी। गलती से छूने की कोशिश मत करना, मारे जा सकते हैं इसमें। ठीक, तो ये है हॉलो कंडक्टिंग सेल। अब हमने कहा कि देखो आप जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मैंने पढ़ाया होगा कि अगर कोई कंडक्टिंग सेल है और वो अंदर से खोखली यानी कि हॉलो है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा जीरो होती है, यानी उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा जीरो रहेगा, जीरो से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से बताया भी होगा वहां पे क्यों होता है। खैर यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें कर रहे हैं। तो देख लो, अगर कोई हॉलो कंडक्टिंग सेल है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, बोल भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। इनसाइड जो अंदर की इलेक्ट्रिक, बाहर तो होती है लेकिन हॉलो कंडक्टिंग सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा शून्य होती है। कहने का मतलब जीरो होती है। दिख रहा है कि नहीं? दिख रही चीजें? हाँ, तो हमने कहा कि जो अंदर हमारा जुम 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 जुम, हाँ, तो जो हमारा कंडक्टिंग सेल के, हॉलो कंडक्टिंग सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। और एक यहां पर कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, जो पोटेंशियल, ध्यान से, जो पोटेंशियल हॉलो कंडक्टिंग सेल के अंदर होती है उतनी ही पोटेंशियल हॉलो कंडक्टिंग सेल के सरफेस पर भी होती है। ठीक है, तो अगर हमने कहा कि जो पोटेंशियल इस हॉलो कंडक्टिंग सेल के अंदर है, ठीक है, इस हॉलो कंडक्टिंग सेल के अंदर जो पोटेंशियल है सेम उतनी ही पोटेंशियल हॉलो कंडक्टिंग सेल के सरफेस पर भी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, जो अंदर है वही बाहर है यहां पर पोटेंशियल। ठीक है, जितनी पोटेंशियल कंडक्टिंग सेल के अंदर है उतनी ही पोटेंशियल कंडक्टिंग सेल के सरफेस पर भी होगी। ठीक है, तो अगर कोई पूछे, अगर हमारे पास कोई हॉलो कंडक्टिंग सेल दिया गया है तो यहां पर नोट करने वाली बात यह है, यहां पे लिख सकते हो कि फॉर अ हॉलो कंडक्टिंग सेल। ठीक है, यहां क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे कि फॉर अ हॉलो यानी खोखली। ठीक है, फॉर अ हॉलो कंडक्टिंग सेल। ठीक है, अगर हमने कहा कि भाई हमारे पास एक हॉलो कंडक्टिंग
सेल है, ठीक है। तो हॉलो कंडक्टिंग सेल के लिए जो पोटेंशियल इनसाइड होती है उस कंडक्टिंग सेल के, वही पोटेंशियल उस कंडक्टिंग सेल के सरफेस पर भी होती है, ठीक है। जो पोटेंशियल इनसाइड होगी वही पोटेंशियल सरफेस पर भी होगी किसी भी हॉलो कंडक्टिंग सेल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होती है वही पोटेंशियल इनसाइड होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो भाई? यही कॉन्सेप्ट यूज करके एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, देखना, ठीक है। अब सुनो, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ही तो वर्क कर रहा है। ये हॉलो कंडक्टिंग सेल भी तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है? सोचो भाई, जो अंदर है पोटेंशियल वही सरफेस पर भी है पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल सेम एवरीवेयर। इसका मतलब कि अगर इस सेल के, मान लो हमने 2 पॉइंट एज्यूम किया, एक पॉइंट हमने एज्यूम किया A और एक पॉइंट हमने एज्यूम किया B। अब A से B पर हम कहें कि हम एक चार्ज लाएंगे। हमने कहा कि हम A पॉइंट से B पॉइंट पर एक चार्ज को ला रहे हैं। तो जब हम A पॉइंट से B पॉइंट पर एक चार्ज को लाएंगे तो वहां पर उस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने में कोई सा भी वर्क डन नहीं लगेगा। कहने का मतलब वर्क डन 0। तो यहां पर भी जो वर्क डन है डंग डंग डंग, वो कितना है? वो 0 लगेगा। यानी कहने का मतलब कि इस हॉलो कंडक्टिंग सेल पर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी चार्ज को ले जाएंगे तो जो वहां पर जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0 होगा। यानी बिना काम किए चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा लोगे, अगर वो सरफेस इक्विपोटेंशियल है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो नेट वर्क डन लगेगा वो 0 लगेगा जब हम लोग चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाएंगे, या फिर कोई सा भी पॉइंट लो। वजह यह है कि जो पोटेंशियल हॉलो कंडक्टिंग सेल के अंदर है वही पोटेंशियल हॉलो कंडक्टिंग सेल के सरफेस पर भी है, यानी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहां पर वर्क डन 0 होगा। काम नहीं करना पड़ेगा चार्ज को किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे ले जाने में। तो इसको नोट करो भाई। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, या फिर बोल सकते हो न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। इसे नोट करो भाई, नोट करो। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। हेलो नोट करो भाई, नोट कर, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल देखा जाए, हटाया जाए इसे। चलो हटाते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। आ जाओ भाई, न्यूमेरिकल पे आ जाओ। न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं आखिर क्या क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ, क्या गिवन है? क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एक हॉलो मेटल स्फीयर है। यहां ये कहता है कि ए हॉलो मेटल स्फीयर, ठीक है। तो यहां पर भाई ये कह रहा है कि हमारे पास एक हॉलो मेटल स्फीयर है। लिख लो, इसके बाद मैं समझाता हूं आखिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट, ठीक है। इज, इन्होंने कहा कि चार्ज है, वो इज चार्ज, वो क्या है? क्वेश्चन लिख लो, तब उसके बाद मैं समझाता हूं कैसे होगा, ठीक है। वो चार्ज है, इज चार्ज, फिर क्या इन्होंने दिया? इन्होंने लिखा है इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट सरफेस, इज चार्ज सच दैट, ठीक है, पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। यहां पर इन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल है उस सरफेस के लिए, ठीक है, पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। तो उस सरफेस का पोटेंशियल कितना गिवन है? पोटेंशियल ऑन सरफेस इज 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल हमें कितना गिवन है? पोटेंशियल हमें गिवन है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट गिवन है। फिर हमें इन्होंने क्या पूछा? इन्होंने पूछा कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी कि इन्होंने हमसे कहा, ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा कि कितनी पोटेंशियल है, कहां पर, ये भी देख लो। इन्होंने कहा व्हाट इज द पोटेंशियल, इन्होंने हमसे कहा व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर के सेंटर पर कितनी पोटेंशियल बनी, यही तो पूछ रहा है यहां पर, ठीक है।
और ये ध्यान रखो, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो ये स्फीयर जो है हॉलो है, यानी कि ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये इन्होंने कहा कि ये हॉलो मेटल स्फीयर, यानी कि एक मेटेलिक स्फीयर है लेकिन वो हॉलो है, यानी एक खोखली सी मेटल की स्फीयर है, यानी एक हॉलो कंडक्टिंग सेल की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर हॉलो कंडक्टिंग सेल है तो जो पोटेंशियल अंदर होगा वही पोटेंशियल सेल के सरफेस पर भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। तो यहां पर हमने कहा कि हमारे पास एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, इन्होंने कहा कि यह हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक हमारे पास एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कितना? 5। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और उस हॉलो मेटेलिक स्फीयर को हमने चार्ज किया, और ऐसा चार्ज किया कि उस हॉलो मेटेलिक स्फीयर का सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। ठीक है, तो क्या पोटेंशियल होगा हॉलो मेटेलिक स्फीयर के सेंटर पे? समझो, देखो इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन देख लो, हटाया जाए, डिंग 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 डिंग। चलो तो इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। पहले रुको, यहां पर दूसरे पेज में हटाया जाए। चलो आते हैं और हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं कि आखिर कैसे बनेगा। ठीक है, चलो तो हमने कहा चलो भैया डायग्राम वायग्राम बनाओ। ये क्या है? ये है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये हमारा है हॉलो मेटेलिक स्फीयर या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बोल लो। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का जो रेडियस है भाई, जो रेडियस है कितना है? इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का सेंटर, और इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का, इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, और इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। जो इसके सरफेस पर पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है भाई, 10 वोल्ट। तो इन्होंने कहा कि इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, बताओ। यही तो पूछा है भैया। ये क्या है? ये है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान से अगर देखोगे तो पता चलेगा कि भाई ये है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। भाई हॉलो मेटेलिक स्फीयर बोलो या हॉलो कंडक्टिंग सेल बोल लो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारे पास हॉलो कंडक्टिंग सेल। ठीक है, ये है हमारे पास हॉलो कंडक्टिंग सेल। अब भाई अगर ये हॉलो कंडक्टिंग सेल है तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था हॉलो मेटेलिक स्फीयर। हाँ ठीक है, सेम बात हुई, हॉलो मेटल की स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो अभी हमने पढ़ा था किसी भी हॉलो कंडक्टिंग सेल के लिए जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल सेंटर या फिर बोल लो इनसाइड होता है। ऐसे ही बोल सकते हो कि V एट सरफेस इक्वल टू V इनसाइड। तो सेंटर पॉइंट भी तो इनसाइड में आता है। तो यहां पर सरफेस पर कितनी पोटेंशियल है? सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। तो सेंटर पर कितनी पोटेंशियल होगी? सेम होगी, 10 वोल्ट होगी। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग देख सकते हैं। सेंटर पर जो पोटेंशियल होगी वो 10 वोल्ट आई। कहां गई भाई? ये बड़ी एनर्जी पर फेंका गई पेन। चलो हाँ, तो इस तरीके से जो हम लोग का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? सेंटर पर जो पोटेंशियल होगी वो 10 वोल्ट ही आएगी। तो यहां पर सारी बातें खत्म हुई, देख लो इसे एक बार। तो इसके बाद भाई एक नया लेक्चर आएगा जहां हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इस अभी को यहां पे रहने देते हैं और देख लो एक बार, इसे हटाया जाए। तो चलो भाई यहां पर इस लेक्चर को हमने खत्म किया। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तो खत्म कर भाई, लेक्चर खत्म हो गया।